चलिए, गुड इवनिंग। और अभी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो हम थे सिंगल फेज एसी। और नेटवर्क भी थोड़ा सा आज मुझे लग रहा है कि डाउट हो रहा है मुझे कि प्रॉपर क्लास चलेगी। फिलहाल लॉगिन तो हो गया है, लेकिन आवाज नेटवर्क, तो अच्छा आ रहा है सर, क्लियर आ रहा है, बाकी हाँ, देखते हैं। हमारे दिन क्लियर है, बट नेटवर्क थोड़ा सा जो वाईफाई वाले वो सिग्नल आते हैं ना, वो बहुत वीक है। मेरे एंड से पोर्टल में कोई इशू नहीं है। ओके सर। ज्वाइन हो गई है, देखते हैं जब दिक्कत होगी देखा जाएगा। मतलब श्योर सर। अगर कोई लॉग आउट हो जाता है, कोई नहीं, मतलब अगर मैं लॉग आउट हो भी जाता हूँ गलती से, तो मैं तुरंत लॉग इन करूंगा, दोबारा से कोशिश करूंगा। तो आप क्लास में छोड़ मत दीजिएगा। नोटेड नोटेड सर। ये एक्चुअली लॉग इन हो गई तो मेरे ख्याल से अब बीच में नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ। श्योर सर। सेकेंड क्लास के सेकेंड क्लास में देखते हैं क्या बात। ओके, चलिए, तो हम सिंगल फेज एसी की बात करते हैं। ओके, तो वोल्टेज की वेवफॉर्म और उसकी जो इक्वेशन है, नॉर्मलाइज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन, वी टी इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई ले लिया है। एक की फेज डिफरेंस है कि नहीं, क्योंकि अब आपके पास केस आने वाले हैं इंडक्टर और कैपेसिटर के। तो हम ये नहीं कह सकते कि वोल्टेज केवल साइन ओमेगा टी है। हो सकता है कि उसमें फेज डिफरेंस भी हो कुछ वोल्टेज में या करंट में। तो एक नॉर्मलाइज फॉर्मूला या इक्वेशन ले ली, वी टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, आई टी इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। उसके बेसिस पे पावर कितनी हो जाएगी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, वी टी आई टी। तो एक ये चीज, ऐसे एंगल आ रहा है ओमेगा टी प्लस फाइव या थीटा जो भी है, तो रेक्टेंगुलर। अब जब इसको आप इंडक्टर एंड कैपेसिटर का केस लोगे, जैसे इंडक्टर में आपने ट्वेल्थ लेवल में पढ़ा होगा कि एक्सेल जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं किसी इंडक्टर का, तो वो होता है ओमेगा एल। और कैपेसिटर का इंडक्टिव रिएक्टेंस को डिनोट करते हैं एक्स सी, तो उसे बोलते हैं वन अपॉन ओमेगा सी। तो इंडक्टर एंड कैपेसिटर अगर ऐड हो रहे हैं किसी सर्किट में, तो एक जे का फॉर्मेट आ जाएगा। जे का फॉर्मेट इन द कॉम्प्लेक्स नंबर में, जब उसको ऐड करेंगे आप, जैसे रेजिस्टेंस है और इंडक्टर सीरीज में लगे हैं, तो अब उसको आपको अगर इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स लगाने हैं, इलेक्ट्रिकल कोई थ्योरम लगानी है, नेटवर्क थ्योरम, तो उसके लिए फिर आपको ड्रॉप निकालना पड़ेगा। ड्रॉप कैसे निकालोगे आप, आर प्लस जे ओमेगा एल से, जे एक्स, जे एक्सएल, अगर इंडक्टर है तो आर प्लस जे एक्स को आपको इम्पीडेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक प्रॉपर जब इम्पीडेंस आएगा, इम्पीडेंस के थ्रू आप ड्रॉप निकाल सकते हो आई जेड, तो वो आ जाएगा आपका ड्रॉप। उस इम्पीडेंस का पर्टिकुलर ड्रॉप क्या है। तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म एंड पोलर फॉर्म इसीलिए हम यूज करते हैं। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, अगर इलेक्ट्रिकल से इससे हट के भी अगर हम बोलें, तो जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है,
एक्स प्लस आई वाई, आई लेते थे हम ट्वेल्थ में, शायद आई लेते थे। अब यहाँ पे क्या है, हम जे नोटेशन ले रहे हैं। तो आर प्लस जे एक्स या एक्स प्लस जे वाई कुछ भी हो सकता है। तो ये जो जे का फॉर्मेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्मेट है, उसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ दैट क्वांटिटी। रेक्टेंगुलर फॉर्म बोलते हैं इसी को। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एक्स प्लस आई वाई को, तो क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड डिवाइड और एंगल। तो मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एंगल आ गया टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ऐसे ही होता था कुछ। एंगल आता था उसका टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, और मैग्नीट्यूड आता था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलर वे में यहाँ पे भी है। तो आर प्लस जे एक्स को अगर आप पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और टेन इनवर्स एक्स बाई आर, ये हो गया उसका एंगल। तो इसको प्लेस कैसे करते हैं, जैसे आर प्लस जे एक्स लिखा हुआ है, तो इज इक्वल टू एज इट इज लिख देंगे उसका। मान लीजिए मैग्नीट्यूड आर है और एंगल थीटा, तो आर एंगल थीटा उसको रिप्रेजेंट करने का इस टाइप से, आर एंगल थीटा, और इसी को इक्वल टू अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर प्लस जी एक्स, उसका रेक्टेंगुलर फॉर्मेट। तो कैलकुलेटर में ये आपको नीड कहाँ पड़ेगी वो बताता हूं मैं, इसकी फॉर्मेट की नीड। ऐसा नहीं है कि नीड बिल्कुल उसके बिना काम नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को ब्रेक करने का बहुत अच्छा तरीका होता है, डिनोमिनेटर में अगर आर प्लस जे एक्स है, तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से आप, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोलते हैं जिसे, उससे मल्टीप्लाई कर दो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। तो आर प्लस जे एक्स अगर है डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे आप आर माइनस जे एक्स का दोनों साइड। नीचे हो जाएगा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस आई वाई, और एक्स माइनस आई वाई हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो नीचे आप वो हो जाएगा, एक नंबर बन जाएगा, और ऊपर आपका फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा एक। तो वो रहेगा आपका रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में ही, आंसर आपका रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में ही रहेगा। बट वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा अगर पावर निकाल रहे हैं या वोल्टेज निकाल रहे हैं। तो डिवाइड में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो आप कॉम्प्लेक्स का ये प्रोसीजर करके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का निकाल सकते हैं आप, लेकिन वो रहेगा रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में ही आंसर। तो ऐसी नीड उस जगह पड़ेगी आपको पोलर की, इस ऐसी ही जगह आप लगा सकते हो। आपने क्या किया कि उस रेक्टेंगुलर फॉर्मेट को आपने फटाफट पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, उसके बाद आप डिवाइड कर लो। एंगल जब डिनोमिनेटर से जब एंगल ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो वहां पे नीड आपको बहुत पड़ती है, और इसकी फॉर्मेट की नीड आपको पड़ेगी जब आप इक्वेट करेंगे आरएल सीरीज और आरसी सीरीज सर्किट को। तो वहां जल्दी जल्दी रेक्टेंगुलर पोलर कन्वर्जन होता है। अगर वो कन्वर्ट आप कर लेंगे तो बहुत जल्दी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है और फास्ट हो जाती है। कैलकुलेटर मैंने कल बोला था कि अगर कैलकुलेटर साथ में रखेंगे, अगर किसी के पास है, एक दो लोगों के पास। वीडियो ऑन नहीं किया मैंने फिर से आज। तो कैलकुलेटर 100 ms है या कोई भी है, कैसियो का 100 ms आता है, उसमें उसके मैं रेफरेंस, सब कैलकुलेटर में होता है, ऑरपेट वाले में भी होगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर। मुनीम जी वाला कैलकुलेटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो जोड़ना घटाना करते हैं, वो कैलकुलेटर नहीं, साइंटिफिक कैलकुलेटर 100 ms कैसियो का। ऑरपेट में भी सीरीज आती है 550, 991 और 550, इस टाइप का कुछ। तो उसमें दो बटन होते हैं। उसमें एक बटन होता है ऐसा, REC लिखा होगा, REC, और ब्रैकेट बना होगा, स्टार्टिंग ब्रैकेट। ये बटन होगा, आई थिंक सेकेंड रो में है, मेरे पास है नहीं, सेकेंड रो में बटन है, लेकिन वो REC लिखा होगा। तो REC का मतलब है रेक्टेंगुलर, और उसी के ऊपर बटन के ऊपर लिखा होगा POL। POL लिखा होगा मतलब पोलर। तो डायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए कैलकुलेटर में बटन होता है, जिस फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है। रेक्टेंगुलर में अगर गिवन है, आपको कन्वर्ट करना है पोलर में, जिस फॉर्मेट में भी कन्वर्ट करना है वही बटन आप प्रेस करेंगे। और बटन के ऊपर जो लिखा होता है POL, वो कैसे आता है, शिफ्ट दबा के। बटन के ऊपर जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो आएगी आपकी शिफ्ट दबा के कैलकुलेटर में, जैसे लैपटॉप में होता है। शिफ्ट दबा के करेंगे तो दो दो नंबर, दूसरा वाला नंबर ऐड हो जाएगा, दूसरी क्वांटिटी।
तो जैसे पोलर में कन्वर्ट करना है आपको, जैसे मैंने कल आपको बताया था 3+J4 एक इजी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर है 3+J4, क्योंकि आपको पता है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 3² + 4² 5 आएगा। तो 3+J4 एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट है, इसको पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद आरईसी वाला बटन दबा देंगे, तो उसमें लिख के आ जाएगा कैलकुलेटर में POL, और ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्टिंग ब्रैकेट लग के आ जाएगा ऑलरेडी। फिर आपको प्लेस कैसे करनी है रेक्टेंगुलर की वैल्यू, 3+J4 था तो 3, 4 ब्रैकेट क्लोज, इतना करना है केवल। POL लिख के आएगा, POL ब्रैकेट स्टार्ट लग के आएगा, उसमें आप लिख दोगे 3, 4 ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू का साइन जब दबाओगे आप तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और RCL का बटन भी होता है ऊपर की साइड, RCL दबा के 10 दबा दोगे तो उसका एंगल आ जाएगा। तो इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हो 5 और एंगल जो भी आएगा। इसी को अगर मुझे रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना हो तो बटन कौन सा दबाएंगे, रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना है, जिसमें कन्वर्ट करना है वही बटन प्रेस करेंगे, तो उसमें डायरेक्ट REC का बटन है, शिफ्ट दबाने की नीड नहीं है। REC वाला बटन प्रेस किया, REC और ब्रैकेट स्टार्टिंग लिख के आ जाएगा। वैल्यू अंदर एज इट इज प्लेस करनी है, पहले मैग्नीट्यूड R, कॉमा, थीटा या फाई, प्लस माइनस साइन के साथ। अगर -94 डिग्री है तो -94, इस टाइप का। तो मान लीजिए 5, मैग्नीट्यूड आपका 5 है और ये 90 डिग्री है एंगल, तो 5, 90 ब्रैकेट क्लोज। अगेन प्रोसीजर वही है, इक्वल टू दबाएंगे तो रियल पार्ट आएगा, RCL दबा के 10 दबाएंगे तो इमेजिनरी पार्ट आएगा। राइट, तो ये आप करके देखिएगा कैलकुलेटर में अपने। रेक्टेंगुलर यही वही बताया गया, रेक्टेंगुलर X+JY, और ये रेक्टेंगुलर पोलर। तो इसको भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ब्रेक करने का भी cos θ + I sin θ इस टाइप का, तो उसकी ज्यादा नीड नहीं है हमें। प्रॉपर सिंगल फेज AC सर्किट, ये तो थे अभी तक फंडामेंटल आपके, रेक्टेंगुलर, पोलर और जो भी है सीरीज। अब अगर अब यूनिट 3 में स्पेशली सीरीज कॉम्बिनेशन की बात की गई है, तो अब हम बात करेंगे इन्हीं की, जब सर्किट में प्योरली रेजिस्टेंस है, जब इंडक्टेंस है और कैपेसिटेंस है। उसके बाद फिर बात करेंगे जब कॉम्बिनेशन की, RL कॉम्बिनेशन, RC कॉम्बिनेशन और RLC, तीनों जब सीरीज में होंगे। अभी केवल सीरीज की बात हो रही, पैरेलल की कोई बात नहीं हो रही थर्ड यूनिट में। तो रेजिस्टेंस का देखते हैं, जब केवल रेजिस्टेंस है तो केवल रेजिस्टेंस है तो पावर निकालने की कोशिश की जाती है। इसमें एक्चुअली क्या है ना, उसको रेजिस्टेंस अगर केवल है तो हम ये भी चेक करते हैं कि रेजिस्टेंस में तो खैर सेम फेज में होते हैं, देखेंगे इक्वेशन निकाल के कि सेम फेज में है कि नहीं है। अगर सेम फेज में होंगे तो दोनों में ओमेगा टी आएगा, और अगर सेम फेज में नहीं होंगे, जैसे इंडक्टर है, तो अगर वोल्टेज करंट सेम फेज में नहीं होंगे तो किसी एक के साथ एंगल आ जाएगा, OT+φ आ जाएगा या OT-φ आ जाएगा किसी एक के साथ। इसका मतलब वहां से लीडिंग लैगिंग आप पता कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस के केस में तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जैसे XC है 1/ωc, ऐसे ही XL होता है 1 इम्पीडेंस। ये क्या है, ये तो मैंने सब बताई। रेजिस्टिव सर्किट, जब केवल एक रजिस्टर मतलब रजिस्टिव सर्किट है, केवल रेजिस्टेंस ही सर्किट में लगा हुआ है, तो वोल्टेज आपको पता है, इनपुट वोल्टेज V गिवन है आपको, VT VM साइन ωt। अब आप पता करना चाहते हैं इसकी करंट की वैल्यू, करंट की वेवफॉर्म, और उसकी इक्वेशन क्या है। ओके, तो वोल्टेज गिवन है आपको, रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप जो वोल्टेज लगा हुआ है एज इट इज वो ड्रॉप होगा, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ये है, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस भी आपका वोल्टेज V ही होगा। तो क्या हो जाएगा, V = IR। I आपको निकालना है, R पता है आपको, V पता है। I निकालना इसलिए है आपको क्योंकि I में आप देखना चाहते हैं फेज एंगल का फैक्टर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है दैट मीन्स V और I दोनों सेम फेज में है। चलिए, तो I क्या आ जाएगा, VR जो भी है वो रेजिस्टेंस का ड्रॉप डिवाइडेड बाई R।
तो वी एम साइन ओमेगा टी, वैल्यू प्लेस कर दी, वी एम साइन ओमेगा टी और डिवाइडेड बाई आर। तो साइन ओमेगा टी मतलब एंगल जीरो है, इसको पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करो या कुछ भी करो। तो वी एम साइन ओमेगा टी अगर गिवन है तो मतलब फेज डिफरेंस आपका जीरो आ रहा है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है वी एम साइन ओमेगा टी में, जो कि आपको गिवन है वोल्टेज। रजिस्टेंस में किसी फेज का कोई मतलब नहीं है, एलिमेंट है वो। तो आई क्या आ गया, वी एम डिवाइडेड बाई आर साइन ओमेगा टी। वीएम डिवाइडेड बाई आर को एक कांस्टेंट है, वीएम भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, इसको एक कांस्टेंट हमने एज्यूम कर लिया आई एम। तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया, आई एम साइन ओमेगा टी। मतलब वी और आई दोनों में फेज नहीं आ रहा है, ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा या प्लस माइनस फाइव कुछ नहीं आ रहा है दोनों में। इसका मतलब ये हुआ कि V और I जब रेजिस्टेंस होता है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जब होता है, तो वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। थोड़ा सा मैंने कल फेजर आपको बताया था कि थोड़ा सा क्या मतलब ये आइडिया दिया था कि फेजर नोटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, फेजर और फेजर की लेंथ जो आर एंगल थीटा आप निकालते हो, मान लीजिए कि आर प्लस जे एक्स गिवन है, उसका मैग्नीट्यूड आया समथिंग आर, स्मॉल आर, और एंगल आ गया थीटा। तो उस फेजर की एक लाइन जो होगी उसकी लेंथ उस मैग्नीट्यूड से रिलेट करेगी, मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग उसकी लेंथ होगी, और कितने डिग्री पे वो लाइन प्लेस हुई है वो उसका एंगल डिसाइड करेगा। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में आपके वोल्टेज एंड करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। इसका मतलब डायरेक्टली ये है कि अगर वोल्टेज कोई एक्स एक्सिस पे आपने कोई रेफरेंस लिया, वोल्टेज ले लिया या करंट ले लिया, तो जिस फेज में आपका वोल्टेज है उसी फेज में आपका करंट आएगा। दोनों सेम फेज है। इस एरो का दो जो एरो लगे हुए हैं, ये आई आर और वी आर, इसका मतलब है कोई एंगल नहीं है दोनों के बीच में, इसका मतलब दोनों सेम फेज में है। प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात करते हैं। इम्पीडेंस आर प्लस जे एक्स, एक्स जीरो है तो एवरेज पावर। प्योरली इंडक्टिव सर्किट की अगर हम बात करें तो इंडक्टर है। अब वोल्टेज अगेन आपको वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज पता है, वी टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। और इंडक्टर की वैल्यू पता है आपको समथिंग हेनरी मिली हेनरी जो भी है, एल। इंडक्टर की वैल्यू आपको पता है एल। अब इसमें आपको करंट निकालनी है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, करंट कैसे आएगी, V डिवाइडेड बाई, अब इंडक्टिव रिएक्टेंस रख दें इसका, डायरेक्टली आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिकॉज वो डायरेक्टली लॉस नहीं ले रहा है। और ये क्या हुआ, एक मिनट रुकिए। इस पीपीटी में एक्चुअली वो बताया नहीं गया, करंट की वैल्यू निकाली इन्होंने, केवल लिख दी है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। हाइपोथेटिकल नहीं है, कोई भी चीज हाइपोथेटिकल नहीं होती इलेक्ट्रिकल इसमें सर्किट्स में। तो आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इन्होंने लिख दिया है, हालांकि ये निकाला जाता है, निकलता कैसे है मैं बताता हूँ आपको। और मेरे पास पीडीएफ में पड़ा भी होगा शायद, ये पीपीटी में नहीं दिया, ये निकलता कैसे है, या इंडक्टर का केस है। ट्वेल्थ लेवल पे आपने ये पता हुआ है, पता किया, पता था आपको कि जो वोल्टेज होता है इंडक्टर के अक्रॉस क्या होता है वो, एल डी आई अपॉन डी टी, ये सबने पढ़ा हुआ है। एल, कैपिटल एल इंडक्टर की वैल्यू, डी आई अपॉन डी टी ये होती थी आपकी इंडक्टर की वोल्टेज, और माइनस साइन के साथ होती थी। ये क्यों होती थी, क्योंकि इंडक्टर है, करंट को स्टोर करता है और अपोज करता है, उसको स्टोर करता रहेगा, उसके बाद जैसे ही चार्ज हो जाएगा या जो भी है, तो एक सप्लाई करने लगता है तुरंत इंस्टेंट के लिए। अगर मान लीजिए आपने इंस्टेंट के लिए साइकिल मान लीजिए जीरो पे आ गई, वोल्टेज की जो वेवफॉर्म है वो एक मोमेंट पे 180 डिग्री पे जीरो पे आई, तो इंडक्टर इतना तेज होता है वो जीरो मोमेंट के लिए ही वो करंट तुरंत रिप्लेस वो कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, जिसकी वजह से एक वोल्टेज करंट इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज का जो फॉर्मूला है
वो आता है -L di/dt। ये वोल्टेज आपको पता है और इंडक्टर पता है, करंट निकालनी है। मैं करंट निकालने की कोशिश कर रहा हूं सब में। रेजिस्टेंस में भी मैंने वही किया था, इंडक्टर में भी वही कर रहा हूं, कैपेसिटर में भी वही करूंगा, क्योंकि करंट आपको पता नहीं है। जब करंट आप निकालोगे, उसका फेज देखोगे, तब आप बता सकते हो सेम फेज में है या नहीं है। इन्होंने डायरेक्टली एक्चुअली लिख दिया है, ऐसा लिखना नहीं चाहिए, डिराइव होता है वो। तो डेरिवेशन में आपको जब वो शेयर करूंगा पीडीएफ, तो उसमें है डेरिवेशन, शायद है। शायद क्या होगा, सब में होता है, अभी पीपीटी में नहीं है। तो मैं एक बार थोड़ा सा ध्यान से, 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या, नहीं तो अगर फिर मेरे को पीडीएफ खोलना पड़ेगा, जो एक्चुअली अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं है, फिर क्या करेंगे, इमेज खींच के फिर दिखाऊंगा। तो इंडक्टर का वोल्टेज VL, सपोज VL इज इक्वल टू -L di/dt। करंट निकालनी है हमें। VL हमें पता है, Vm साइन ओमेगा टी, जो गिवन है वोल्टेज। इधर उठा के लाइए L को, और क्या आएगा फिर, di/dt था। L di/dt, तो di इज इक्वल टू, करिए इसको, di इज इक्वल टू -L, -L इंटू VL और dt। इतना आएगा इक्वेशन। DI को अलग कर दिया और dt को इस साइड ले गए, क्योंकि I करंट निकालनी है। अब DI गिवन है आपको, डिफरेंशिएटेड वैल्यू गिवन है। इसको हम I कैसे बनाए, करंट कैसे बनाए, इंटीग्रेशन करके, जाहिर सी बात है। इंटीग्रेशन उसका करेंगे तभी बन जाएगा वो। तो DI को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, I। वो दूसरी साइड जाइए, -L VL और dt, इसको इंटीग्रेट करिए। तो -L आ गया, VL की वैल्यू प्लेस कर देंगे, Vm साइन ओमेगा टी, और अंदर dt है। तो साइन ओमेगा टी dt आ गया इंटीग्रेशन के अंदर। अब अगेन इसको हटाएंगे, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -cos ओमेगा टी होता है। साइन का इंटीग्रेशन -cos ओमेगा टी, और ओमेगा टी का दोबारा से करेंगे, बिकॉज वो टी के टर्म्स में है, dt है। अगर डी ओमेगा टी होता तो दोबारा ना करते। dt है तो क्या आ जाएगा, एक ओमेगा डिवीजन में आ जाएगा। तो माइनस अंदर आया इंटीग्रेशन से, -cos ओमेगा टी, और एक ऑलरेडी -L, -1 बाहर था, क्या हो गया, इक्वेट करने पे L टाइम L मल्टीप्लाइड बाई Vm डिवाइडेड बाई ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इतनी टर्म आई, ये चीज समझ में आ रही है। मैं, मेरे ख्याल से मैं ठीक ही बोल रहा हूँ। अब क्या आया, हाँ, एल आ गया, पहले से ऑलरेडी था एल। Vm जो कांस्टेंट था वो आ गया, डिवाइडेड बाई ओमेगा आ गया, और कॉस ओमेगा टी। इस कॉस ओमेगा टी को आप फिर से हटाओ, क्योंकि साइन के साइनोसॉइडल फॉर्मेट में आपको चाहिए ये कॉस ओमेगा टी। अब ये जो कांस्टेंट वाली टर्म है, इसको हम बोल देते हैं Im। आई इज इक्वल टू आया ये सारा, L Vm जो भी था, जो ये कांस्टेंट वाला टर्म है, इसको हम बोल देते हैं Im। तो I इज इक्वल टू Im कॉस ओमेगा टी आ गया। कॉस ओमेगा टी को आपको हटाना पड़ेगा, बिकॉज वो साइनोसॉइडल की बात हो रही है। तो साइन में लाइए इसको, तो साइन 90 - थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। होता है, नहीं होता है, ये भी सब गोल है फिलहाल मामला। तो इसको जब हटाएंगे आप, तो एक Im साइन ओमेगा टी -π/2, ये आ जाएगा। तो जब करंट की वैल्यू, जब आपने इक्वेशन इक्वेट की, तो एक आई आपकी Im साइन ओमेगा टी -π/2, ये टर्म आई आपकी। तो वोल्टेज की थी Vm साइन ओमेगा टी, और करंट की आपकी आ गई ओमेगा टी -π/2। दैट मीन्स कि करंट आपकी वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रही है, लैग बोलते हैं जिसे, लैग कर रही है। या आप बोल लीजिए करंट फेजर आपका 90 डिग्री पीछे चल रहा है वोल्टेज फेजर से। इसी चीज को अगर मैं शो करूं फेजर डायग्राम से, तो अगर रेफरेंस में करंट लेता हूं, एक रेफरेंस फेजर आपको लेना पड़ेगा। वो डिपेंड आप पे करता है कि करंट लेते हैं या वोल्टेज लेते हैं। जनरली कोशिश ये करिएगा, सीरीज सर्किट में करंट सेम होती है तो रेफरेंस फेजर करंट को लीजिए। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होती है तो रेफरेंस फेजर हमेशा वोल्टेज को लीजिए।
इजी रहेगा ड्रॉ करने में, हालांकि ले कुछ भी सकते हैं आप, उससे कोई मतलब नहीं। तो करंट को आपने रेफरेंस ले लिया, करंट फेजर को आईएल जो आपने निकाला, जो भी करंट का फेजर था, रेफरेंस, और जो कि 90 डिग्री पीछे है। अगर रेफरेंस एक्स एक्सिस पे आप करंट ले रहे हैं तो वोल्टेज को आपको फिर 90 डिग्री लीड कराना पड़ेगा, क्योंकि करंट आपका 90 डिग्री लैग कर रहा है करंट के इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो ये वोल्टेज फेजर कितना आएगा, 90 डिग्री एंगल पे करंट फेजर से। इसे बोलते हैं फेज डिफरेंस 90 डिग्री का। और यहाँ पे ये बोल भी सकते हैं कि इंडक्टर के केस में, इंडक्टिव सर्किट जब है तो वोल्टेज लीड करता है करंट से, और या हम बोले करंट लैग करता है वोल्टेज से इंडक्टर में। चलिए दूसरा एक और रह गया आपका, पावर आप निकाल लेंगे, दोनों वी और आई की वैल्यू प्लेस करनी है और कुछ नहीं करना उसमें। पावर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, और कैपेसिटर का भी, अगर इंडक्टर का नहीं दिया तो उसमें कैपेसिटर का भी नहीं दिया होगा फिर, हाँ कैपेसिटर का भी नहीं दिया है। चलिए, कैपेसिटर का भी फॉर्मूला है आपको, वोल्टेज पता है Vm साइन ओमेगा टी, टाइम देखे रहिएगा। तो आपको वोल्टेज पता है क्योंकि सप्लाई आप दे रहे हो कैपेसिटर को, Vm साइन ओमेगा टी, और कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटेंस पता है C, उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, 1/ओमेगा C। करंट की वैल्यू अगेन आपको फाइंड आउट करनी है ताकि पता चले कि कैपेसिटर के केस में वोल्टेज और करंट फेजर का रिलेशन क्या है। कैपेसिटर का भी एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है, वोल्टेज को स्टोर करता है, और जैसे इंडक्टर कर रहा था करंट को स्टोर कर रहा था, करंट तुरंत रिवर्ट मार दे रहा था जैसे ही साइकिल आपकी जीरो हो रही थी। सिमिलर वे में कैपेसिटर भी बहुत वो होता है, चालाक होता है, वोल्टेज स्टोर करेगा, और जैसे ही आपने जरा सी इंस्टेंट के लिए जीरो अगर हुई वोल्टेज, तुरंत वो सप्लाई कर देगा वोल्टेज। तो सिमिलर इंडक्टर और कैपेसिटर के साथ इसीलिए सेम केस है। तो इंडक्टर करंट को डील करता है, इसलिए उसमें था LdI/dt। कैपेसिटर आपका वोल्टेज के साथ डील करता है, तो इसकी करंट होती है, कैपेसिटर की करंट को निकालते हैं जो आप पढ़ते थे, CdV/dt। कैपेसिटर की करंट होती थी I = CdV/dt। ये सबने 12th में पढ़ा होगा। चलिए, तो अगेन वोल्टेज पता है आपको, और कैपेसिटर की करंट क्या होती है, dV/dt। V की जगह ये फॉर्मूला इक्वेशन प्लेस करिए, CdD/dt Vm साइन ओमेगा टी। Vm आ गया बाहर तो क्या हो गया, CVm/dt साइन ओमेगा टी, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी। क्या आ गया ये, कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी को फिर से वही प्रोसीजर लीजिए, कॉस ओमेगा टी को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 90 - थीटा। अब 90 - थीटा देखिए, 90 - थीटा अगर रखेंगे, वहां पे क्या था इंडक्टर के केस में, एक नेगेटिव ऑलरेडी था बाहर। तो हमने क्या किया था, साइन 90 - थीटा लिखा था, क्योंकि आपको वो रखना पड़ेगा, थीटा के साथ जो एंगल है 90 डिग्री उसको बाद में रखना पड़ेगा, तभी आप बता पाओगे लीडिंग है कि लैगिंग है। तो 90 - थीटा आया। अब यहाँ पे 90 - थीटा को अगर हमने रिवर्स कर दिया, एक माइनस साइन बाहर ले लिया, तो करंट के फॉर्मेट में एक निगेटिव बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, -CVm साइन थीटा माइनस पाई बाई टू, ये आ जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो नेगेटिव को भी हटाना है आपको। कॉस थीटा की एक और होती है, साइन 90 + थीटा भी कॉस थीटा होता है, साइन 90 + थीटा भी कॉस थीटा होता है। तो उस केस में हम 90 + थीटा को प्लेस करेंगे ताकि बाहर इक्वेशन में कोई नेगेटिव ना आए। तो CVm साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, 90 + थीटा करें, या थीटा मतलब ओमेगा टी, पाई बाई टू 90 + ओमेगा टी करें या ओमेगा टी +90 करें, बात एक ही है। तो CVm को बोल दिया हमने IM, एक कांस्टेंट, और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। करंट की इक्वेशन ये आई, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब इसी को अगर आप बोलना चाहें कि कैपेसिटिव सर्किट में, जब सर्किट आपका कैपेसिटिव है तो उस केस में करंट आपकी वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रही है, इंडक्टर का उल्टा हो गया।
यहाँ पे प्लस साइन के साथ पाई/2 आ रहा है, मतलब करंट फेजर आपका लीड कर रहा है वोल्टेज फेजर को। और फेजर डायग्राम्स गायब कर दिया है, कोई बात नहीं। तो करंट फेजर को अगर हम ऐसे ही बनाते हैं सिमिलर वे में, ये बना हुआ है। करंट फेजर को अगर हम रेफरेंस, देखिए एक चीज को रेफरेंस लेना है, अब कभी वोल्टेज को ले रहे हैं कभी करंट को ले रहे हैं, तो वो आपको खुद देखना पड़ेगा। आपको कुल मिला के लीड कराना है करंट को, तो इन्होंने क्या किया है, वोल्टेज फेजर को रेफरेंस लेके करंट को लीड करा दिया 90 डिग्री पे। अगर आप करंट फेजर को रेफरेंस लेते, यहाँ पे एक्स एक्सिस में अगर करंट फेजर होता, तो वो कैसे लीड करता, एंटी क्लॉकवाइज आपका लैग करता है, क्लॉकवाइज लीड करता है। तो वोल्टेज फेजर कहाँ होता फिर, नीचे होता, वर्टिकल डाउनवर्ड। तभी जाके करंट फेजर आपका लीडिंग में आता 90 डिग्री। पावर निकाल सकते हैं आप, पावर वी और आई। वी पता था ऑलरेडी आपको, करंट आपने निकाल लिया, और फिर आप आराम से पावर निकाल सकते हैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके। अब आते हैं सर्किट की तरफ। अभी तक तो क्या था कि केवल रेजिस्टिव सर्किट, केवल एक इंडक्टर एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर था। तो आपने क्या किया कि सारी करंट की इक्वेशन निकाल के आपने ये पता किया केवल कि लीडिंग लैगिंग क्या हो रहा है, वोल्टेज कैपेसिटर के केस में, इंडक्टर के केस में, या रजिस्टर के केस में। तो आपको ये पता चला कि रजिस्टर के केस में दोनों सेम फेज में है, इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड कर रहा है, और कैपेसिटर के केस में करंट आपका लीड कर रहा है। अब कॉम्बिनेशन, जब रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों ही सीरीज में ऐड किए गए, तो रजिस्टर ऐड कर दिया और इंडक्टर ऐड कर दिया वीएल। अब क्या पता है, जब फेजर डायग्राम आप बनाते हैं किसी चीज का, तो जैसे सीरीज में मैंने बोला कि सीरीज सर्किट अगर है तो कोशिश करिएगा कि करंट को आप रेफरेंस लेके चलें हमेशा, क्योंकि करंट आपकी सीरीज में सेम होती है, वो चेंज नहीं होगी। इसी तरह पैरेलल सर्किट में आपका वोल्टेज सेम होता है। तो पैरेलल सर्किट आएगा तो वोल्टेज को रेफरेंस फेजर मान के चलिएगा। ये स्टैंडर्ड नोटेशन अगर बना लेंगे तो गलती नहीं होगी फेजर में। तो वोल्टेज वी और इसके क्रॉस वोल्टेज वी आर, इसके क्रॉस वोल्टेज वी एल बनाते हैं फेजर। करंट आपकी आ गई एक एक्स एक्सिस पे, रेजिस्टेंस के केस में एक्स एक्सिस पे करंट रेफरेंस आ गया, आई आर एंड वी आर दोनों सेम फेज में रेजिस्टेंस के केस में। इंडक्टर का केस लेते हैं, करंट आई एल और वी एल 90 डिग्री फेज पे, और वोल्टेज आपका लीड कर रहा है। कंबाइन अगर फेजर बनाए तो, कंबाइन जब फेजर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा रेफरेंस, जिसमें रेजिस्टेंस का वी आर आ जाएगा और वी एल आ जाएगा 90 डिग्री लीडिंग पे। रिजल्टेंट निकाला जाता है जब दो फेजर हैं वी आर और वी एल, तो इसका कभी भी रिजल्टेंट इम्पीडेंस जब निकालना होगा, तो इम्पीडेंस का रिजल्टेंट आएगा, क्योंकि इम्पीडेंस आता है आपका आर और एक्स एल जो भी है उसका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, पैरेललोग्राम रूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ से एक पैरेलल, इसके पैरेलल यहाँ से खींच दिया, इसके पैरेलल यहाँ से खींच दिया, और इस डायगोनल की वैल्यू निकाली आपने, तो ये आ गया उसका रिजल्टेंट। अब यहाँ पे जेड क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, ये आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है, दोनों का कॉम्बिनेशन आया इम्पीडेंस। ये लेंथ डिसाइड करेगी मैग्नीट्यूड, और ये एंगल डिसाइड करेगा फेज। तो कितना आया फेज, अगर आरएल सीरीज सर्किट है तो। मैं जो कहना चाह रहा हूं मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। केवल रेजिस्टेंस अगर है तो दोनों सेम फेज में है, केवल इंडक्टर जब था तो 90 डिग्री पे था। अब दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि रिजल्टेंट किस एंगल पे होगा। वो डिपेंड करेगा रिजल्टेंट की रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी है, उसके बाद आप एंगल निकालेंगे। तो जब आरएल सीरीज सर्किट आएगा तो रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा, मतलब ओवरऑल लीडिंग आएगा, बट इतने थीटा एंगल पे आएगा, जो कि आपको निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड इसकी क्वांटिटी। मान लीजिए एक्सएल बहुत ज्यादा है, आर थोड़ा सा है, तो वो एंगल कुछ और होगा रिजल्टेंट का। तो वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा आपका। आरएल सीरीज सर्किट इंपीडेंस कैसे निकालेंगे, आर प्लस जे एक्सएल। इंपीडेंस आगे, इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड आया अंडर रूट दोनों का, और इंपीडेंस का फेज आया tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर।
वोल्टेज एंड करंट वेवफॉर्म में वोल्टेज आपका लीड कर रहा है 90 डिग्री। अगर करंट की वेवफॉर्म हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो वोल्टेज की वेवफॉर्म पाई/2 पहले स्टार्ट हो जाएगी, 90 डिग्री पहले स्टार्ट हो जाएगी। 90 डिग्री पहले स्टार्ट हो जाएगी मतलब इसको आप जब पूरा करेंगे तो यहाँ पे आके टच करेगा नेगेटिव एक्सिस पे। तो वोल्टेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और करंट आपका जीरो से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वोल्टेज आपका पहले स्टार्ट हो जा रहा है 90 डिग्री। एक्सप्रेशन ऑफ करंट आप मैंने निकालना बता दिया आपको कैसे निकालना है। VI cos φ आपकी पावर होती है हमेशा, इसीलिए cos φ आप अगर एक्टिव रिएक्टिव कोई पूछे कि ये जो पावर होती है वो VI cos φ क्यों होती है। कॉस का टर्म, फाई का टर्म, कॉस की तो चलो बाद में बात करूंगा मैं। फाई इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि अब रिजल्टेंट का आपके पास एक एंगल है। अब आप ये नहीं कह सकते कि अ, जैसे आपने पहले इक्वेट की थी पावर इंडक्ट प्योरली इंडक्टर के केस में तो 90 डिग्री आपने कर दिया था। लेकिन अब RL सीरीज सर्किट है या कोई भी सर्किट कॉम्बिनेशन सर्किट है तो आप फाई एंगल आपको बोलना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना एंगल है। आप 90 डिग्री नहीं कर सकते उसको। चलिए RC सीरीज सर्किट मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेक्चर में 52 हो गया। RC एंड RLC। बिल्कुल 2 मिनट में ही ज्वाइन करते हैं। मेहरुद्दीन अंसारी जी, अभिषेक, फॉर्मेलिटी के लिए ज्वाइन कर लो बस। चलिए। 28, 28, 25 ही है, 3 लोगों की एक्स्ट्रा अटेंडेंस है। और जैसे ये अभी LdI/dt इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन किया है आपने, जैसे वो आया था RMS वैल्यू का, कल मैंने बताया था। तो उसमें जैसे वेवफॉर्म है, किसी भी चीज के इंटीग्रेशन का मतलब होता है उस वेवफॉर्म का, उस पर्टिकुलर जो भी है ट्रायंगुलर ट्रेपेजॉइडल जो भी है उसका एरिया कैलकुलेट करना। इंटीग्रेशन का मतलब ही यही होता है। अगर इंटीग्रेशन 0 to 5 कर दिया आपने तो 0 to 5 के बीच में जो भी एरिया कवर हो रहा है वो आपका इंटीग्रेशन कवर करेगा, इसीलिए हम इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं। तो RMS वैल्यू का भी ऐसे ही निकालते हैं कि वेवफॉर्म गिवन है साइन वेव, और फिर आपने क्या किया, जैसे निकालना है तो सर पॉजिटिव। आपका वीडियो नहीं आ रहा है सर। जी, गोयल जी आप क्या क्या बोल गए, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। आपका वीडियो नहीं आ रहा है। नहीं, वीडियो मैंने ऑफ कर दिया है, हाँ। क्लास का टाइम हो गया ना इसलिए ऑफ किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, टाइम मिल आपका। ओके सर, ओके सर। चलिए।